Hello dear students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today it is our third lecture, I think it's our fourth lecture actually. It's our fourth lecture on Science 2 chapter number 1, Heredity and Evolution. The first part was about heredity, which we have already covered. We studied protein synthesis, and protein synthesis takes place in 3 steps: transcription, translation and translocation. उस पर 5 marks वाला क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या ऐसा भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ऐसा भी आ सकता है. अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज अबाउट एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे मोबाइल फोन में भी आ रहा है कि LTE लिख के आता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. तो सबसे पहले मोबाइल फोन 1G मोबाइल फोन आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G और आजकल 5G की बातें चल रही है. तो मोबाइल फोन में भी एवोल्यूशन हो रहा है. रिमेंबर, हालांकि चार्ल्स डार्विन ने मना किया है, प्रोग्रेस और एवोल्यूशन वर्ड्स एक जैसे नहीं है, ऐसा कहना है. चार्ल्स डार्विन का कहना है कि प्रोग्रेस और एवोल्यूशन को एक मत बोलो. प्रोग्रेस इज नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर एवोल्यूशन, लेकिन समझाने के लिए ये वर्ड बहुत अच्छा होता है. चलो ठीक है, हम देखते हैं एवोल्यूशन किसे कहते हैं. एवोल्यूशन एवोल्यूशन क्या है? द स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस which leads to progressive development of plants and animals from their ancestors which had different structural and functional organization. ये डेफिनेशन मैंने बहुत खतरनाक वाली बनाया हूं. सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना है तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस. इजी लैंग्वेज में सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस. स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. ठीक है, यानी एवोल्यूशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म्स is called evolution. ये भी चलेंगे. Slow and gradual change from simple to more complicated life forms is called evolution. कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एवोल्यूशन की थियरी देने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन. The person who propounded the theory of evolution was चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी और 18 समथिंग उनकी एक बुक लिखी हुई थी. चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा था, जो बुक 1869 में, आई थिंक 1859 में लिखी हुई बुक थी वो, 1859 में, दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. और एक दूसरी बुक थी द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये 2 बुक से चार्ल्स डार्विन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. और इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. इंग्लैंड में कई लोग एथिस्ट बन गए थे, नास्तिक बन गए थे, यानी उन्होंने गॉड, खुदा, भगवान में विश्वास करना छोड़ दिया था. चार्ल्स डार्विन की थियरी पढ़कर
इससे ऐसा साबित हो रहा था, सबसे बड़ा धक्का इसका क्रिश्चियनिटी को लगा था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कहती ही थी कि दुनिया 2500 साल पुरानी है, और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ये लगभग 300 करोड़ साल से ऐसा होता आ रहा है। तो ये हो गया। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स दिया था अपनी थियरी को साबित करने के लिए कि जिसके कारण ये साबित होता था, इनडायरेक्ट मीनिंग ये निकलता था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई गॉड, खुदा, भगवान नहीं है, ये दुनिया अपने आप केमिकल रिएक्शन से बन गई और अपने आप चल रही है, ऐसा इसका इनडायरेक्ट मीनिंग निकलता है। तो ये सोचकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, और कई लोगों ने तो एथिस्ट बन गए थे, नास्तिक बन गए थे, उन्होंने गॉड को मानना छोड़ दिया था। और आज भी दुनिया में कई लोगों की ऐसी लंबी पॉपुलेशन है जो गॉड को नहीं मानते, और कई लोग ऐसे भी है जो चार्ल्स डार्विन की थियरी को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टुडे आर दोज पीपल हु रिजेक्ट डार्विन्स थियरी, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट कंप्लीटली, है ना। कुछ हद तक वो मानते कि हाँ ठीक है, ये बात उसकी सही है, लेकिन 100% सही उसकी थियरी को कोई नहीं मानता, ज़्यादातर लोग नहीं मानते। एंड रिमेंबर, ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थियरी? थियरी का मतलब है मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा हुआ होगा, मतलब ये फैक्ट नहीं है। न्यूटन के जो लॉज है वो लॉज ऑफ मोशन है ना, अपन पढ़ चुके हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 80, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब आपको मालूम है। तो इनको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। जो चीज़ साबित हो जाती है और जो पक्की भरोसे के साथ होती है उसको लॉ बोली जाती है। और डार्विन की थियरी अभी 100% प्रूव नहीं हुई, तो इसको लॉ ऑफ एवोल्यूशन नहीं बोला जाता, इसे थियरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये थियरी क्या कहती है? तो इस थियरी का इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि दुनिया में पहले आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ। दुनिया में अर्थ वगैरह पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती थी। और फिर बाद में क्या हुआ? तो बाद में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, और उन केमिकल रिएक्शन से एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। ये थियरी क्या कहती है कि अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो there was no life on earth, there was no life on earth, अर्थ पर ऐसी कोई लाइफ नहीं थी। इन्होंने तो कहा कि एवोल्यूशन स्टार्स में, प्लैनेट्स में, गैलेक्सीज में, सब चीज में हुआ है। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ। दुनिया में कहीं पर भी कोई लिविंग बीइंग नहीं होता था उस समय। फिर क्या हुआ? अचानक से समुद्र में, इन द सी, समुद्र में क्या हुआ? तो कुछ केमिकल्स आपस में कंबाइन हो गए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन गैस, वाटर, अमोनिया, ठीक है, और मीथेन, CH4, ये केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए। सबसे पहले क्या था? सिंपल सब्सटेंसेस थे, सिंपल सब्सटेंसेस यानी सिंपल एटम्स थे। और फिर बाद में क्या हुआ? तो सिंपल एटम्स में चेंजेस हो गए और उससे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। सिंपल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किनको कहते हैं? जिनके फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे कि C6H12O6, ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक है? वैसे मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, ठीक है, 9th हमारा 10th का बेस होता है। तो 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आते हैं, तो वो ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये बताओ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो ये इनऑर्गेनिक है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। वाटर में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ रहते हैं उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं।
और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते वो इनऑर्गेनिक। तो ये था मीथेन CH4। मीथेन हम 9th स्टेट बोर्ड में पढ़ चुके हैं और CBSE बोर्ड वाले को भी मालूम है मीथेन क्या होता है। हम CBSE और 9th हम CBSE और स्टेट सबको मालूम है। तो मीथेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। अमोनिया इज NH3। अमोनिया NH3 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंबाइन हुए और उससे क्या बन गया, उससे बन गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए। क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए, जैसे कि लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यानी DNA एंड RNA। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड बन गए। ये कौन बोल रहा है ऐसा? चार्ल्स डार्विन ने कहा अपनी किताब में। बोले 300 करोड़ साल पहले, ये इंडस सी है ना, इंडस सी के आगे मैं लिख देता हूं 300 about 300 crore years ago, 3.5 billion years ago no life was existent on the earth, but about 300 crore years ago 300 करोड़ साल पहले, 3 करोड़ नहीं 300 करोड़ साल पहले अर्थ में क्या हुआ? समुद्र में ये केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए। कौन बोला? चार्ल्स डार्विन बोला। मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये केमिकल्स आपस में मिले और इनके ऊपर एक बिजली गिरी। देयर वाज लाइटनिंग, आसमान से एक बिजली कड़की। तो जैसे बिजली कड़की तो ये केमिकल्स आपस में कंबाइन हो गए और ये केमिकल्स कंबाइन होकर प्रोटीन है प्रोटीन है DNA बना लिए इन्होंने। और ये प्रोटीन और DNA से क्या बना? फर्स्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने कहा कि इससे बना दुनिया का सबसे पहला यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर यानी जिसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है, जिसकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है। क्या मुझे आपको एग्जांपल दे सकते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है? सेल समझते हैं ना आपको? कौन सा? एवरेटिव का या निप्पो का या ड्यूरा सेल? अच्छा, वो घड़ी में लगाने वाला सेल नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के सेल्स की बात कर रहे हैं हम, अपनी बॉडी जिससे बनी हुई है। तो या एनिमल्स की बॉडी व प्लांट्स की बॉडी जिससे सेल से बनी है। तो दुनिया में सबसे पहला एक सेल बना। वो सेल अब प्लांट सेल था या एनिमल सेल था, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि शायद वो बैक्टीरियल सेल था होगा, यानी दुनिया में सबसे पहले एक बैक्टीरियम बना होगा, ऐसा कुछ लोगों का अंदाजा है। Some people believe that the first unicellular organism might be a bacterial cell। शायद वो बैक्टीरियम होगा। एक रहा तो बैक्टीरियम बोलते, एक से ज्यादा रहे तो बैक्टीरिया बोलते। तो शायद वो एक बैक्टीरियल सेल होगा और वो लिविंग बीइंग था बोलते, और वो प्रोकैरियोटिक था। वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। अब आप लोग पढ़ चुके हो प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, 9th में पढ़ चुके हो। वो प्रोकैरियोटिक सेल था, वंशी सेल था, उसमें कोई डेवलपमेंट प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ था। वो उसका जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था। आजकल जो हमारे बॉडी के सेल दिखते हैं वो HD दिखते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री क्लियरली दिखाई देती है, और इसके न्यूक्लियस क्लियरली बाउंड्री नहीं दिखाई देती थी। अब इसको बहुत ध्यान से मत समझना प्रोकैरियोटिक के बारे में, नहीं तो बोलेंगे अरे यार ये क्या है। मैंने ये 9th में आपको सब पढ़ा चुका हूँ प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके ये सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है समझो। इसमें यहाँ पर रहेगा DNA, यहाँ DNA, ये देखो DNA फेयर एंड लवली वाला ट्विस्टेड वाला, और इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस यहाँ पर है, लेकिन उसके न्यूक्लियस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा पता ही नहीं चल रहा। और अपन लोगों का न्यूक्लियस कैसा रहता है, यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा रहता? यूकैरियोटिक का ये DNA, उसके बाजू में से गोल दीवार बाउंड्री रहती है। तो जिसकी बाउंड्री, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियरली दिखती है माइक्रोस्कोप में देखने पर, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, EU। वो यूकैरियोटिक सेल होता है।
यूकैरियोटिक सेल यानी जिसके न्यूक्लियस की बाउंड्री क्लियरली दिखाई दे रही, और प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, जिसके न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं दिखाई देती, सिर्फ डीएनए दिखाई देता, बीच में डीएनए है, वो भी काय में माइक्रोस्कोप में देखे तो डीएनए दिखाई देता, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है उसकी कंपाउंड वॉल नहीं दिखाई देती है ना। घर का मेंबर दिख रहा है लेकिन उसका घर कहाँ से कहाँ तक है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो डीएनए दिख रहा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। अब इसको प्लांट भी नहीं बोल सकते हम फिलहाल में, और एनिमल भी नहीं बोल सकते, हालांकि कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल सेल था। तो अगर मान लो वो बैक्टीरिया था होगा, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, उसी एक बैक्टीरिया से दुनिया के पूरे प्लांट्स पैदा हुए, इसी एक सेल से दुनिया के पूरे पेड़ पैदा हुए, आम, जाम, नीम, संतरा, मौसम्बी, कोकोनट ट्री, ऑल द ट्रीज, ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, all the plants on the earth, in the earth, in the air, ये जहाँ होंगे प्लांट्स, तो हर दुनिया भर के जितने भी प्लांट्स हैं वो अकेले इससे पैदा हुए, और इसी से दुनिया के हर एनिमल्स पैदा हुए, हर एनिमल इसी से पैदा हुआ, शेर, चीता, भालू, बगीरा, तबाकी, और ह्यूमन बीइंग, अंसार सर, एजाज सर, आप लोग, और जितने दुनिया के लोग हैं, और कुत्ता, बिल्ली, monkey, donkey, all the animals and plants, all were born from this single animal in a sequential manner, not directly. ऐसा नहीं कि एक सेल ने बस पैदा किया और एकदम से जन्म होगा और सब पैदा होगी दुनिया, नहीं, इस सेल ने धीरे धीरे इस सेल से कुछ और सेल बनते गए, कुछ सेल्स ऐसे बनते ये सेल जो है, इसी से दुनिया के पूरे झाड़ पेड़ पैदा हुए, और इसी सेल की जनरेशन से, इसी सेल की जनरेशन से पूरे झाड़ पेड़ पैदा हुए, और इसी सेल की जनरेशन से पूरे दुनिया के एनिमल्स पैदा हुए, पूरे 4 पैर वाले एनिमल, 2 पैर वाले एनिमल्स, और जितने भी एनिमल दुनिया में पैदा हुए वो सब एनिमल्स का पूर्वज, वो सब एनिमल का एंसेस्टर, वो एंसेस्टर है कौन, ये फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दुनिया में ये जो पहला केमिकल रिएक्शन से जो एक सेल बना था, बोले चार्ल्स डार्विन ने कहा कि डीएनए वगैरह बन गया, फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल बन गया। कैसे? जब न्यूक्लियस बन गया था तो इसने आजू बाजू में इसके केमिकल्स को और अट्रैक्ट किया, और फिर साइटोप्लाज्म भी बन गया। अब ये आपको समझता होगा, देखो कम से कम 8th और 9th पास होना जरूरी है 10th पे जाने के लिए। तो 8th में भी आपको सेल के बारे में था, 9th में भी आपने सेल के बारे में पढ़ा है, इसलिए अब आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे सर हमको समझ रहा नहीं, क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहां तक मैं समझा सकूँ वो इजी से आपको इजी से इजी बनाकर पेश करूँ। तो सी प्रोकैरियोटिक सेल, इसने ये न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस में डीएनए बन गया, फिर डीएनए बनने के बाद आसपास के केमिकल्स को अट्रैक्ट किया, फिर साइटोप्लाज्म बन गया, और इस तरह से ये पूरा एक सेल बन गया। बैक्टीरियल सेल था या जो भी सेल था होगा, और ये एक सेल जो है दुनिया का पहला सेल, वो है सबके पूर्वज। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब है पूरी दुनिया का सबका पूर्वज एक है। आपके अगर यानी चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा मालूम है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, एनिमल्स, और नीम का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, बेर का पेड़, अंगूर की बेल, और सब झाड़ पेड़ और सब एनिमल्स आपस में भाई भाई बहन भाई है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, मंकी, डोंकी, और आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब अपने बहन भाई है। क्यों? क्योंकि सबके पूर्वज एक ही बोले, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, सबके हिस्ट्री पता करते जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे बोले हम आखिरी में। और वो कौन है बोले? हमारे सबसे बड़े पूर्वज जिनसे पूरी दुनिया पैदा हुई बोले, वो है बोले फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है एडम वाज द फर्स्ट क्रिएटेड मैन। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में भी लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, है ना, दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजा गया था। और हिंदू धर्म में भी यही है कि जो ब्रह्म है वो पूरे सभी भगवानों के सबसे मेन जो बॉस है वो है ब्रह्म, है ना, पर ब्रह्म बोलते हैं। तो वो उन्होंने दुनिया के उनके बारे में लिखा है कि वो सबसे पहले बने, और लिखा है कि बहुत सारे भगवान इस दुनिया में आए, बहुत सारे अवतार आए। तो इसने क्या कह दिया एकदम से कि जितने भी, अब ये देखो इसके लिए बुरा मत मानना, इसने क्या कहा, जितने भी जो भी दुनिया में बने होंगे
जो भी लोग इंसान बनो या कुछ भी बनो, वो सब बोले ये एक यूनिसेल्युलर छोटा सा जो सेल था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो भी कीड़ा मकोड़ा था ये बना हुआ, उससे सब बने बोले। यानी ये तो इंसल्ट करने वाली बात होगी, ये सभी रिलीजन्स का इंसल्ट हो रहा है इस थियरी में। लेकिन चार्ल्स डार्विन की बात के लिए लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि बोले क्या नाप शनाप बक रहे हो, बोले क्या सब लिविंग बीइंग्स पूरी दुनिया में जितने एनिमल्स है, जितने प्लांट्स है, वो सब क्या एक ही सेल की जनरेशन से पैदा हुए? क्या सबका कॉमन एंसेस्टर है, सबका पूर्वज एक ही ये सेल है, इस सेल से पूरी दुनिया बनी? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा हाँ। तो चार्ल्स डार्विन से लोगों ने कहा सबूत दो, फिर इस बात का इसको प्रूव करके दिखाओ आप। समझ रहे हो कहानी? समझ में आ रही है? एक सेल था, एक सेल से बहुत सारे सेल पैदा हुए, फिर यूनिसेल्युलर से कुछ सेल पैदा होते होते उनमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से यूनिसेल्युलर वाले ने मल्टीसेल्युलर को जन्म देने लग गया। ये देखो, ये एक सेल था, सिंगल सेल था। सिंगल सेल ने क्या किया? ये वन सेल है, इस वन सेल ने क्या किया? 1 करोड़ यूनिसेल्युलर बच्चों को जन्म दिया। याद रखो, जो सेल जितना छोटा होता है, जो एनिमल जितना छोटा होता है, उतने ज्यादा जन्म देता है। यानी इंसान का बच्चा बनने के लिए नियरली 9 मंथ्स एंड 9 डेज लगते हैं। ह्यूमन बीइंग का बच्चा एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए 9 महीने 9 दिन लगभग लगते हैं, कभी कम ज्यादा भी लग सकते हैं। उसी तरह अब हमसे विशाल शरीर, हमसे ज्यादा बड़ा शरीर किसका है? भैंस का है। तो भैंस के लिए क्या होता है? भैंस के लिए 11 महीने लगते हैं भैंस के बच्चे को जन्म होने के लिए, क्योंकि बड़ी बॉडी बनाने के लिए, ज़्यादा सेल्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो 11 महीने में भैंस अपने बच्चे का जन्म देती है। हाथी के बच्चे को पैदा होने के लिए 2 साल लगते हैं। हाथी जो है अपने, वो जो फीमेल हाथी रहती है, मम्मी हाथी, वो अपने बच्चे को 2 साल तक अपने बॉडी में रखती, पेट में नहीं रखती। रिमेंबर, अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिड में तो बच्चा मर जाएगा। तो पेट एक अलग चीज़ है, हम वो जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा वहाँ मैं समझाऊंगा आपको। तो पेट में बच्चे नहीं रहते। अपनी हिंदी मूवीज में कुछ भी आता है, बेटा मैंने 9 महीने तुझे अपने पेट में पाला है, और बच्चा पढ़ा लिखा बोले मम्मी पेट में कैसे पाले? पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता, उसमें तो मैं जल के मर जाता था। तो चल आगे बढ़ते हैं। तो हाथी का बच्चा कितने साल लगते हैं पैदा होने के लिए? 2 साल लगते हैं। और सिर की जू, एक जू आपके सिर में बाकी रहेगी तो 2-3 दिन के बाद देखो तो 1000 जुएं हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल जितना छोटा रहता है उतने ज्यादा जन्म पैदा करता है वो, फटाफट, है ना। बैक्टीरिया 5 मिनट 10 मिनट में लाखों बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म भी सिंगल था, सिंगल सेल वाला था। इसने मान लो 1 करोड़ यूनिसेल्युलर को जन्म दे दिया और 10 मल्टीसेल्युलर को जन्म दे दिया। हाँ बोले अरे सर मल्टीसेल्युलर को कैसे जन्म दे दिया? ड्यू टू म्यूटेशन। इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है समझे क्या? प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने। म्यूटेशन यानी सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस, सडन चेंज इन जेनेटिक कोड, डीएनए की सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। तो अचानक चेंज आ गया, तो यूनिसेल्युलर ने मल्टीसेल्युलर को जन्म दे दिया। फिर ये मल्टीसेल्युलर के बच्चे पैदा होने लगे। यूनिसेल्युलर वालों की भी आबादी बढ़ रही है दुनिया में, मल्टीसेल्युलर वालों की भी आबादी बढ़ रही है। अब इसने 10 मल्टीसेल्युलर जब बच्चों को जन्म दे दिया, ये 10 मल्टीसेल्युलर क्या करेंगे? 100 मल्टीसेल्युलर को जन्म देंगे। ये 100 मल्टीसेल्युलर को जन्म देंगे, लेकिन विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन यानी आप पढ़ चुके कि मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन यानी ये 1G वाले हैं, ये पैदा हुए तो 2G वाले पैदा हुए। अब ये 2G वाले जन्म देंगे किसको? 3G वाले बच्चों को। मोर कॉम्प्लिकेटेड। पहले जो मोबाइल फोन आया था उसमें क्या था? सांप सीढ़ी का गेम, टॉर्च और इनकमिंग आउटगोइंग। बाद में मोबाइल फोन आया तो क्या है उसमें? फिर बाद के मोबाइल फोन में 1G इंटरनेट आने लगा। फिर उसके बाद जो मोबाइल फोन आया उसमें कैमरा भी आने लगा और 2G इंटरनेट आने लगा, हाई स्पीड इंटरनेट आ गया 2G। फिर उसके बाद जो नए मोबाइल फोन आए तो उसमें इंटरनेट आया, व्हाट्सएप आया, वीचैट आया, फेसबुक आया। फिर उसके बाद जो मोबाइल फोन आने लगे वो 4G आ गए, 3G आ गए, फिर 3G के बाद 4G आ गए। 4G वाले में अब नए नए एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन लाइव बातचीत हो रही है ना, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद अभी 5G की तैयारी चल रही है। तो जिस तरह मोबाइल फ़ोन में प्रोग्रेस होते गया, नए नए कॉम्प्लिकेटेड। अब आप मुझे बताओ कि आज का अगर मैं मोबाइल फ़ोन सुधारने की दुकान लगा दूँ तो, और मैंने वो 1G वाला मोबाइल फ़ोन सुधारना आता है मुझे,
तो क्या मैं 1G मोबाइल फोन सुधारते सुधारते ये 4G मोबाइल फोन भी सुधारने लग जाऊंगा? नहीं, क्योंकि 1G मोबाइल फोन जो था, वो टॉर्च वाला फोन जो था, पुराने जमाने वाला डब्बा वाला फोन, नोकिया का या रिलायंस का डिब्बा, वो फोन में ज्यादा पार्ट्स नहीं थे, वो इजी मोबाइल फोन था। लेकिन आजकल के जो मोबाइल फोन्स है उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है, इतने सॉफ्टवेयर्स है, इतने सारे हार्डवेयर्स है कि वो समझना बहुत मुश्किल है। तो जैसे मोबाइल फोन में इजी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से चलते चलते कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गए, नए नए फंक्शंस आ गए, वैसे ही ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर था। ये चिल्लर चवन्नी जो पहला पैदा हुआ था, ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर था, और उसके बाद उसने 10 थोड़े बड़े हार्डवेयर को जन्म दिया, मुश्किल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, इन्होंने और बड़े हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खतरनाक वालों को जन्म दिए। और आज की डेट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी किसकी है? ह्यूमन बीइंग्स की है ना। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े सर्जन्स ने बहुत सारी स्टडी करे और आखिर में बुक लिखे। क्या लिखते हैं कोई कोई? कि ह्यूमन बीइंग, द अननोन बीइंग। आज तक मनुष्य को पूरी तरह नहीं पहचाना गया है। आज तक हमारी बॉडी की पूरी स्टडी 100% स्टडी नहीं हो पाई है। एक साइंटिस्ट अगर ब्रेन की साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो पूरी जिंदगी बीत जाती है उसकी साइकोलॉजी ब्रेन की पूरी तरह वो पढ़ नहीं पा रहा है। फिजियोलॉजी पढ़ रहा है तो खत्म नहीं हो रही है। हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसने कहा कि सब कॉम्प्लिकेटेड, एक एक पैदा होते थे, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जन्म हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। हर बार क्या हुआ? धीरे धीरे, और ये अचानक से नहीं हुआ, स्लो, धीरे धीरे हजारों लाखों साल लगते गए और इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होते गए और कॉम्प्लिकेटेड बॉडी बनती गई और कॉम्प्लिकेटेड बॉडी बनती गई और फिर चलकर इस तरह हुआ। यानी प्लांट्स में सबसे इजीएस्ट वाला प्लांट कौन सा है? यूनिसेल्युलर सिंपल प्लांट कौन सा है? क्लोरेला। प्लांट में सबसे सीधा साधा, सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट वाला प्लांट है क्लोरेला। क्या ला? क्लोरेला। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लांट कौन सा है दुनिया का? बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, मराठीत वडाचं झाड म्हणतात त्याला। तो बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, वडाचं झाड, और सबसे इजीएस्ट वाला। एनिमल्स में सबसे सिंपल बॉडी डिजाइन किसकी मानी जाती है? वैसे तो बैक्टीरिया की सबसे इजीएस्ट मानी जाती है, लेकिन अपनी प्यारी प्यारी बुक कहती है कि सबसे इजी बॉडी बोलती है यूनिसेल्युलर अमीबा है, और सबसे खतरनाक बॉडी किसकी है बोलते? तो जायंट ब्लू व्हेल, जायंट ब्लू व्हेल एंड मैन। अपनी बुक मैन को भी महत्व देती है। जायंट ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है, विशाल, और ह्यूमन बीइंग्स, इनकी भी बॉडी बनी है। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ये जो व्हेल से लेकर ह्यूमन बीइंग से लेकर जितना भी दुनिया में सब कुछ बना है, ये एक सेल से बना था। और लोगों ने कहा कि भैया साबित करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। प्रूफ क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखा और उस बुक में उसने प्रूफ दिया, उसके प्रूफ दिए उसने। प्रूफ को और क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं, एविडेंस। तो उसने जो पहला प्रूफ दिया था उसका नाम था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। उसने इस बात से साबित किया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देके साबित किया उसने कि क्या होता है, क्यों ये सब दुनिया के प्लांट्स और एनिमल एक ही चीज से पैदा हुए होंगे, सब एक ही जनरेशन होंगे, सब एक ही नस्ल होंगी, एक ही औलाद होंगी। ऐसा प्रूव करने के लिए इसने सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दिया। फिर सेकंड एविडेंस क्या था? तो सेकंड एविडेंस दिया एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। एनाटॉमिकल एविडेंस बाद में समझा, तो ये 1 बाय 1 में आपको समझाऊंगा। तो बोलोगे सर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, पहले बताओ। तो पेशेंस, धैर्य, पहले हम उसके नाम लिखेंगे, फिर 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे। इस लेक्चर में टाइम बचा तो आज समझेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एविडेंसेस को 1 बाय 1 समझेंगे। एनाटॉमिकल एविडेंस। तीसरा जो एविडेंस दिया इन्होंने, वो एविडेंस का नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगा। नंबर 4 पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब वो भी समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, मैं सस्पेंस रख रहा हूं। 5वां कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स। नंबर 6 एम्ब्रियोलॉजिकल, सबसे भारी एविडेंस।
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और ये 6 एविडेंसेस पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ी उस समय, जब चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखा था 18 समथिंग में, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़े और ये बुक में ऐसे ऐसे प्रूफ दिया था उसने कि वो लोग कन्विंस हो गए, वो लोग मान गए कि अरे हाँ यार बोलिए ये जो बोल रहा है ये बात सच है, इसका मतलब दुनिया में कोई गॉड खुदा भगवान नहीं होगा। और ऐसा मान के लोगों ने अपना धर्म विश्वास छोड़ दिया और लोग नास्तिक बन गए, एथिस्ट बन गए बहुत सारे लोग। मैंने कुछ तो पोएम्स वगैरह भी पढ़ा, तो एक पोएट बेचारा बहुत उदास है, मैथ्यू आर्नल्ड नाम का पोएट, वो कहता है देयर इज मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट। बोलता धर्म में डाउट करो लेकिन डाउट करने पर भी गॉड में विश्वास रखो, बोलता डाउट होना चाहिए बोलता, लेकिन फिर भी गॉड में विश्वास रखो बोलता। तो यानी कहने का मतलब है कि लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का जो गॉड पर जो विश्वास था वो हिल गया था, इसने दुनिया को परेशान कर दिया था। ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड पर गया था चार्ल्स डार्विन, 5 साल तक HMS ब्यूगल नाम के शिप पर, जहाज पर बैठे वो दुनिया में इधर उधर घूमता रहा, 5 साल तक यात्रा किया और एक आइलैंड पर गया, वहां पर 2 देखा बर्ड्स दिखाई दी उनकी चोंच को देखकर, और कुछ टॉर्टस कछुए वगैरह को, ये अपनी बुक में नहीं दिया है, ये उनको देख देख कर उसने फिर अपना मीनिंग निकाला और थियरी प्रपोज किया, थियरी लिखा। ठीक है, अब ये थियरी क्या कहती है, ये 5 एविडेंसेस क्या है, 1 बाय 1 इन एविडेंसेस को हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।